हेलो हेलो। ठीक है। तो मेरे साथियों, मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाई थी। 2 दिन बाद आज क्लास लेने उपस्थित हुआ हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस लायक नहीं थी कि मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर पाता। मैंने कोई भी क्लास नहीं ली, है ना साथियों। गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी का असर था। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बस ड्रिप ना लगी, बस यही गनीमत है, बाकी सब काम हो गए। ठीक। तो आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, थोड़ा खेद भी व्यक्त करता हूँ। ठीक है सलमा जी, डलवा देंगे, नहीं मिली है तो डलवा देंगे, परेशान ना होइए, डलवा देंगे। 2 क्लास की नहीं है शायद, डलवा देंगे, है ना। डलवा देंगे। प्रतिभा जी, राधा गुप्ता, तो सारे साथी मेरे जुड़ जाएं। जहां संडे को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूंगा, और इस संडे को भी आपकी क्लास लूंगा, और लंबी क्लास लूंगा। लंबी क्लास लूंगा, 2 से ढाई घंटे की क्लास लूंगा, परेशान ना होना। जो मेरी मंडे ट्यूसडे की ऑफ हुई है ना, उसे मैं आपको संडे को कवर करके दे दूंगा। 2 ढाई घंटे की लंबी क्लास लूंगा संडे को। ठीक है। तो साथियों, संविधान की प्रकृति और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के संबंध के आधार पर हम आपको शासन प्रणाली बता रहे थे। ठीक है ना। सिस्टम बता रहे थे आपको, या तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, या फिर रिलेशन बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बेस पर। अब थोड़ा आराम है, अब काफी आराम है। तो इसके बेस पर मैंने आपको 2 गवर्नमेंट बताई थी। 2 गवर्नमेंट मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद हो। एक बताया था आपको संघीय या परिसंघीय सरकार। संघीय या परिसंघीय सरकार। संघीय या परिसंघीय सरकार। संघीय या परिसंघीय सरकार बोले तो फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरी कौन सी बताई थी बच्चे? दूसरी कौन सी बताई थी? दूसरी बताई थी सर आपने एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार बोले तो यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है भाई। यूनिटरी गवर्नमेंट, ये 2 सरकारें बताई थी। ये 2 सरकारें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। थोड़ी बात हमने संघीय सरकार पर की भी थी। मैंने आपसे कहा था, जब संविधान, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद से 2 तरह की सरकारें बनवाता है, एक राष्ट्रीय सरकार जिसे आप केंद्र सरकार कहते हो, एक क्षेत्रीय सरकार जिसे आप राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट कहते हो, दोनों को शक्तियां भी संविधान देता है। ठीक। जो आपकी राज्य सरकार होती है वो पूरी तरह से स्वायत्त होती है अपने राज्य की सूची पर, विषय पर कानून बनाने के लिए, लेकिन कुछ टर्मों पर केंद्र के अधीन रह के, केंद्र के अधीन स्वायत्तता के साथ काम करती है। तो पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। हाँ, मुझे अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, सीधा पहुंचिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो मैंने ये बात कर दी थी, थोड़ी बातें इस पर बताई थी आपको। इसके शायद मैंने एग्जाम्पल लिखना भूल गया था। इसके शायद मैं एग्जाम्पल लिखना आपके लिए भूल गया था। तो मेरे साथियों, जो पूर्ण संघीय सरकार वाले देश हैं, जो पूर्ण संघीय सरकार वाले देश हैं, उसमें सबसे प्रमुख आता है आपका यूएसए। कौन आता है साथी? यूएसए आता है। यूएसए। कनाडा आता है। कनाडा आप लिख सकते हैं। कनाडा आप लिख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आप लिख सकते हैं। ठीक है साथियों। ठीक। इसके अलावा आप चाहें तो स्विट्जरलैंड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड। तो ये एग्जाम्पल रह गए थे। ये एग्जाम्पल रह गए थे। एग्जाम्पल और नोट कर लेना, कॉपी आपके पास होगी, पेन आपके हाथ में होगा, उम्मीद करता हूं। तो इन एग्जाम्पलों को और लिख लेना वहां पर। अब थोड़ी सी बात एकात्मक सरकार पर करेंगे, फिर दोनों के प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, गुणों पर जाएंगे। ठीक है। हाँ, तबीयत अब काफी सुधार है। ठीक है। चलिए, एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट, आइएगा। यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार। एकात्मक
सरकार। एकात्मक सरकार का मतलब होता है साथी, संघीय सरकार में मैंने आपको बताया था संविधान ने खुद दो तरह की सरकारें बनाई, खुद दो तरह की। यहां पर जो सरकारें हैं वो संविधान ने केवल एक ही बनाई है। संविधान ने केवल कौन सी सरकार बनाई है मेरे बच्चे? संविधान ने केवल एक सरकार बनाई है, ठीक है, केवल एक सरकार। कौन सी? राष्ट्रीय सरकार। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि बेसमस्त देश, बेसमस्त देश, लिखते चलना, बेसमस्त देश जहां सभी शक्तियां, ठीक है ना, जहां सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं, जहां सभी शक्तियां, सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं, जहां सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में, राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं, राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। कैसे होती हैं बाबू? राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। राष्ट्रीय सरकार कह लो, केंद्रीय सरकार कह लो, बात एक ही है, ठीक। द कंट्रीज, दोज कंट्रीज, दोज कंट्रीज, दोज कंट्रीज वेयर all the parts belong to nation government, nation government, nation government। जबकि वहां पर सारी शक्तियां नेशन गवर्नमेंट के पास नहीं थी। संघीय सरकार आपने पढ़ा था, संघीय सरकार को आपने पढ़ा था, तो वहां पर सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं थी। संविधान ने कुछ शक्तियां किसको भी दी थी? राज्य सरकारों को। किसको भी दी थी? राज्य सरकारों को। लेकिन यहां सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं, सारी की सारी। अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर केंद्र सरकार चाहे, ठीक है, अगर केंद्र, अजय कुमार जी परेशान ना हो, संविधान जैसे ही बीच में मुझे समय मिलता है ना, मैं किसी बैच से फ्री होता हूं तो मैं मूल विधि स्टार्ट कर दूंगा, परेशान ना हो। मैं किसी बैच से फ्री होता हूं तो मैं आपकी मूल विधि स्टार्ट कर दूंगा, परेशान ना हो बीच में, ठीक। फिर मैंने कहा कि मेरे बाबू, अगर राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्या बनवा सकती है? तो वो चाहे तो आपके लिए क्या बनवा सकती है? क्षेत्रीय सरकारें। यदि राष्ट्रीय सरकार चाहे, यदि राष्ट्रीय सरकार चाहे, यदि राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण कर सकती है। क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण, क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण, क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण कर सकती है। क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण कर सकती है। बड़ी ध्यान से देखना चीजों को, ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है ना। इफ नेशन गवर्नमेंट, इफ नेशन गवर्नमेंट वांट, if nation government want then it can make regional government, regional governments, रीजनल गवर्नमेंट। जैसे आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन में मेरे बाबू एक ही सरकार है, आपकी केवल और केवल नेशन गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार। अब वहां के संविधान ने केवल एक गवर्नमेंट बनवाई है, नेशन गवर्नमेंट। अब अगर वो चाहती है, तो उसने अपने हिसाब से, क्योंकि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, उसका शासन कैसे संभाला जाएगा, तो उसने अपने हिसाब से क्या बनवाई? राज्य सरकारें बनवाई, उनको शक्तियां दी, उनको शक्तियां। तो वहां की राज्य सरकारें किसके अधीन रह के काम करेंगी? किसके दिशा निर्देशों पे काम करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। आया समझ में?
ठीक, आया समझ में। लेकिन क्या संघीय सरकारों में ऐसा था? संघीय सरकारों में संविधान ने ही दो तरह की सरकार बनाई कि भाई केंद्र में अलग होगी, राज्यों में अलग होगी, आपकी शक्तियां अलग होंगी, आपकी शक्तियां अलग होंगी, प्रॉपर तरीके से चीजें बटी हुई थी। लेकिन जब यहां पिता से ही बेटा आ रहा है तो बेटा तो पिता के कहने पर ही काम करेगा ना, वो सॉरी, बेटा तो पिता के कहने पर ही काम करेगा। बात क्लियर है? जी हाँ सर। इसका मतलब है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां केवल एक ही सरकार होती है। भाई स्टेट गवर्नमेंट तो बाद में ये खुद से बना रही है, लेकिन संविधान ने कितनी सरकार बनाई सर? एक। अर्थात इट मीन, अर्थात यहां केवल, यहां केवल, यहां केवल एक ही सरकार होती है, एक ही सरकार, एक ही सरकार होती है। यहां केवल एक ही सरकार होती है, वो भी कौन सी होती है सर? राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार। हेयर, हेयर इट मीन, इट मीन only a government, only a government is found, is found here। और वो भी कौन सी गवर्नमेंट? नेशन गवर्नमेंट, नेशन गवर्नमेंट, नेशन गवर्नमेंट। संविधान ने केवल कितनी सरकार बनवाई? यहां संविधान ने केवल कितनी सरकार बनवाई सर? एक सरकार बनवाई। बहुत बढ़िया सर, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि एक सरकार बनवाई। अगर ये चाहे तो क्या बनवा सकती है? क्षेत्रीय सरकारें। और क्षेत्रीय सरकारें अगर बनवा रही है तो वो किसके कंट्रोल में रह के काम करेंगी? किसके कंट्रोल में रह के काम करेंगी सर? ये कंट्रोल में रह के काम करेंगी नेशन गवर्नमेंट के। किसके कंट्रोल में रह के काम करेंगी सर? नेशन गवर्नमेंट के। ठीक, किसके कंट्रोल में रह के काम करेंगी? एक एक पॉइंट दिमाग में सेट होता जा रहा होगा बच्चे, एक एक पॉइंट। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ, अंडर कंट्रोल ऑफ, अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या नेशन गवर्नमेंट, नेशन गवर्नमेंट, नेशन गवर्नमेंट। ठीक है, क्षेत्रीय सरकारें, क्षेत्रीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के अधीन रहकर, क्षेत्रीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के अधीन रहकर, राष्ट्रीय सरकार के, राष्ट्रीय सरकार के अधीन तथा उसके दिशा निर्देशों पर कार्य करती हैं, तथा उसके दिशा निर्देशों पर, दिशा निर्देशों पर कार्य करती हैं, कार्य करती हैं, तथा उसके दिशा निर्देशों पर कार्य करती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है भैया, याद करो वो चाचा जिसका विवाह नहीं हुआ था, याद करो वो चाचा जिसका विवाह नहीं हुआ था, याद करो वो चाचा जिसका विवाह नहीं हुआ था। मैंने कहा था दादा उस पर अपना कंट्रोल रखेगा, उस चाचा को शक्तियां दादा देगा। ठीक, दादा का पूरा दिशा निर्देश उसे मानने पड़ेंगे। बात सही है? तो समझ में आया? संघीय सरकारों में शक्तियां कौन बनाता था? संविधान। यहां शक्तियां, एक सरकारें कौन बनाता था? संविधान। दो तरह की सरकारें बनाई थी, यहां संविधान ने एक ही बनाई है। अब ये राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्या बना सकती? ये क्षेत्रीय सरकारें बना सकती है। जब खुद से बना रही है तो भैया राष्ट्रीय सरकारों के पूरे दिशा निर्देश ये फॉलो करेंगी, उसे मना नहीं कर सकती है। उसे क्या नहीं कर सकती? मना नहीं कर सकती। समझ में आई चीज? समझ में आई? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे एक भाई ने बोला भी था, इंग्लैंड है सर, चाइना है, जापान है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंग्लैंड लिख सकते हैं, इंग्लैंड, चाइना, जापान, जापान, यूरोप के कुछ एक देश लिख सकते हैं जैसे फ्रांस, स्वीडन लिख सकते हैं, स्वीडन, फिनलैंड लिख सकते हैं, फिनलैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो समझ में आया बेसिक दोनों का। बेसिक संडे को मैंने बेसिक आपको बताया था। संडे को संघीय सरकार में ज्यादा समय इस वजह से लगा था क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बेसिक क्लियर करनी थी, बेसिक क्लियर करनी थी, तो वो क्लैरिटी बनाने के लिए संडे को समय ज्यादा लगा था। यूनिटरी में कम समय इसलिए लगा क्योंकि आपके दिमाग में बैकग्राउंड तैयार है। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, अब नहीं भूलेंगे चाचा दादा। चलिए, तो अब बात करते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज पर। दोनों की मेरे बाबू प्रॉपर्टीज पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं संघीय व्यवस्था में, है ना। चलिए, सबसे पहले हम देखने चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना दिमाग में। संघीय या परिसंघीय सरकार की विशेषताएं, संघीय कह लो या परिसंघीय कह लो, संघीय या परिसंघीय सरकार या शासन की विशेषताएं, सरकार या शासन की विशेषताएं। ठीक है भाई, एकदम चीजें पानी की तरह, मक्खन की तरह क्लियर रखना। बहुत ही प्यार से बताऊंगा जिससे कभी आप ये चीजें भूलें नहीं। जैसे सबसे पहली बात करें तो मेरे साथियों, संघीय परिसंघीय सरकार में जो केंद्र सरकार होती है, जिसको मैं बार बार राष्ट्रीय सरकार कह रहा हूं, उसके क्या भी नाम है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो आपकी यहां राष्ट्रीय सरकार में बार बार लिख रहा हूं, जो मैं राष्ट्रीय सरकार कहता हूं, इसी को आप क्या भी कहते हैं, इसी को आप क्या भी कहते हैं, नेशन गवर्नमेंट। इंग्लिश में मैं इसको बोल रहा हूं नेशन गवर्नमेंट। इसका मतलब ही क्या होता है सर? इसका मतलब होता है केंद्र सरकार। इसका मतलब होता है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार बाबू? केंद्र सरकार। इसका मतलब होता है संघ सरकार। ठीक है, ये एक ही शब्द है, ये एक ही शब्द है, याद रखना। इसीलिए क्लास ये रटने वाली नहीं है, ये समझने वाली है। ठीक है, नेशन गवर्नमेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, या मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। बात क्लियर? ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। कलर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है अजय भाई, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। इतनी ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती। पढ़ने आते हो, केवल पढ़ाई करा करो, केवल पढ़ाई करा करो। ठीक है, केवल पढ़ाई करा करो। दूसरा, संघीय सरकार में कौन सी सरकारें भी थी? संविधान ने दो तरह की सरकारें बनाई थी ना सर। दूसरी आप लिख रहे थे क्षेत्रीय सरकार। संविधान ने कितने तरह की सरकारें बनाई थी सर? संघीय सरकार में दो तरह की होती थी। संघीय सरकार में दो तरह की सरकारें मिलती थी, एक राष्ट्रीय, एक क्षेत्रीय। दोनों संविधान बनाता था, दोनों को शक्तियां संविधान देता था। तो दूसरी हो गई क्षेत्रीय सरकार, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट को कौन सी सरकारें भी कहते हैं? रीजनल गवर्नमेंट को कौन सी सरकार भी कहते हैं? तो मेरे बाबू, जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट है, इन्हीं को आप कहते हो राज्य सरकार। क्या भी कहते हो? राज्य सरकार, राज्य सरकार।
स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी आपका दिमाग की चक्री करने वाला हूं मैं, चक्री। इन्हीं क्षेत्रीय सरकारों को आप क्या भी कहते हो? गणतंत्र सरकार। गणतंत्र सरकार बोले तो रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट। इन्हीं सरकारों को और किस नाम से जाना जाता है? प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इतना ही नहीं, इन्हीं को आप क्या भी कहते हो? कैंटोन गवर्नमेंट, कैंटोन सरकार, कैंटोन सरकार भी इनका नाम है, कैंटोन सरकार। देख रहे हो, नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, मेरा वादा था आपसे, और उस वादे को मैं पूरी तरह से जी जान लगा करके पूरा करूंगा आपके लिए। ठीक, इन्हीं सरकारों को इन नामों से भी जाना जाता है। देखो, राज्य कहां पर कहते हैं? राज्य कहां पर कहते हैं? तो राज्य सरकार बोला जाता है मेरे साथी, कहां पर? यूएसए में, यूएसए। रिपब्लिक गवर्नमेंट कहां पर कहते हैं? रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं आपसे। गणतंत्र सरकार कहां पर कहते हैं? रशिया, रशिया। ठीक है, प्रांतीय सरकार कहां पर बोला जाता है? तो कनाडा में। प्रांतीय सरकार कहां पर बोला जाता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहां पर बोला जाता है? तो कनाडा में, कनाडा में। कैंटोन गवर्नमेंट कहां बोला जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। कहां बोला जाता है? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न आएगा कि भैया स्विट्जरलैंड की रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड की रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? ठीक है, संघीय गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हेड और एकात्मक प्राइम मिनिस्टर हेड। सोनू कुशवाहा। संघीय गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हेड और एकात्मक गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हेड। कहाँ थे अभी तक? जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कहाँ थे सोनू भैया आप? आपके दर्शन दुर्लभ थे। कम से कम इस क्लास में, कम बच्चों कितनी क्लास हो गई? 10 से 12 क्लास तो ले चुका हूँ ना मैं, 10 से 12 क्लास तो ले चुका हूँ ना अभी तक, है ना, जब से स्टार्ट किया है। ये भाई मेरा आकर के बोला है कि संघीय सरकार में प्रेसिडेंट हेड होता है। सब गुड़ गोबर कर दिया इसने, सब गुड़ गोबर। यूएसए इसका एग्जाम्पल लिखा था मैंने अभी शायद, यूएसए, संघीय सरकार का यूएसए। और ये भाई कह रहा है एकात्मक सरकार में प्रेसिडेंट हेड। ये मैंने कब कह दिया? अभी मैंने इतनी बातें कहाँ से कह दी कि कौन हेड है कौन नहीं। जो तू विशेषताएं बता रहा है सोनू, वो संसदीय और अध्यक्षात्मक की हैं। वो पार्लियामेंट्री और यूनिटरी, वो सॉरी, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है, और आपकी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वास्तविक कार्यपालिका। यहां लिंक मत कर चीजों को, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जितना कराया है उस चीजों को दिमाग में रख, जितना कराया है उन चीजों को दिमाग में रखो, आगे मत भागो। आगे भागोगे रेलगाड़ी पटरी से उतरेगी, एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट ही होगा। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, एक क्वेश्चन लिखूंगा, तब सारी की सारी दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपका जो पेपर आता है ना, वो मैं बताऊं किस तरीके का आता है। एसएससी कांस्टेबल वाला पेपर नहीं है ये, एसएससी कांस्टेबल वाला, जहां 4 ऑप्शन आए और 4 में से 3 गलत होते हैं, एक सही। 4 में से 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। यहां पता है ऑप्शन कैसे आते हैं? यहां 4 ऑप्शन आएंगे, एक होगा 40% सही, एक होगा 50% सही, एक होगा 70% सही, एक होगा 100% सही। चारों सही से लगेंगे आपको सुनने में, लेकिन हमें आंसर वो करना होता है जो सबसे ज्यादा सही है, जो सबसे ज्यादा सही है। सब का सब बेकार हो जाएगा अगर आप ऐसे भागेंगे तो। सर अर्ध संघीय शब्द आता है, उसका मतलब, हाँ अर्ध संघीय बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं जो पूर्ण संघीय व्यवस्था है ना, वो यूएसए है। आप देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल इंडिया नहीं लिखा था, मैंने एग्जाम्पल इंडिया नहीं लिखा,
ठीक है ना, क्योंकि संघीय व्यवस्था में अभी जब प्रॉपर्टीज बताऊंगा तब आप खुद देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में चीजें एकदम सेपरेट चलती हैं। हमारे यहाँ विधायिका से कार्यपालिका बनती है, संघ हम भी हैं लेकिन पूरी तरह से संघ नहीं है। ये चीजें आएंगी, आगे पढ़ेंगे आप। सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताऊंगा ना, जब केंद्र राज्य संबंध चंद्र भाई, तब आप समझेंगे। अमित जी बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए आगे प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं, आगे प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं और आगे प्रॉपर्टी समझना। जैसे मैंने कहा आपसे, संघीय सरकार की विशेषताएं बता रहा हूं आपको, संघीय सरकार की। जैसे मान लो एक घर में दादाजी हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। अब आपने देखा होगा जब प्रॉपर्टी, घर की संपत्ति पापा के, दादाजी के नाम रहती है और दादाजी चल बसे, दादाजी चल बसे, दादाजी मान लीजिए चल बसे, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पिताजी, ताऊ, चाचा आपस में लड़ने लगते हैं, उनके बीच जमीनी विवाद होने लगता है। वो कहता है इतना हिस्सा मेरा, वो कहता है, चाचा कहता है इतना हिस्सा मेरा, पापा कहते हैं नहीं ये मेरा, ताऊ कहता है नहीं वो मेरा, तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे ही मेरे साथियों, जब केंद्र और राज्य सरकारें बनाई गई, केंद्र और राज्य सरकारें बनाई गई, तो उनके बीच में भी तो झगड़े हो सकते हैं कि भाई राज्य का किसी दूसरे राज्य से विवाद हो गया, जल को लेकर के, पानी को लेकर के, किसी नदी को लेकर के, जंगल को लेकर के विवाद हो गया, या केंद्र से विवाद हो गया कि इतना फंड हमें नहीं दे रहे हो, दूसरे राज्य को दे रहे हो, हमें भी चाहिए विकास कार्य के लिए। तो इन विवादों को लेकर के सब चीजें दिक्कत में पड़ जाती, इसलिए हमने सारी चीज रिटर्न में लिख दी। अगर दादाजी अपने जीते जी वसीयत लिख जाएं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी चाचा की, इतनी प्रॉपर्टी ताऊ की, इतनी प्रॉपर्टी पापा की, और दादाजी चले गए, उनके जाने के बाद कोई विवाद नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी चीजें लिखित में है, सारी चीज में, हाँ भाई इतनी जमीन चाचा की, इतनी पापा की, इतनी ताऊ की। अब चाचा कहे, पापा कहे या ताऊ कहे कि मैं ना मानूंगा, क्यों ना मानेगा, फटाक जड़ से तप्पड़ लिखा हुआ है, दादा लिख गया इतनी इतनी जमीन है। यानी कि सारी चीजें लिखित में होना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि लिखित में चीज हो जाएगी तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता, सबको मानना पड़ेगा, केंद्र को भी मानना पड़ेगा, हाँ भाई ये आपकी ताकत है, राज्य को भी मानना पड़ेगा, हाँ भाई ये आपकी ताकत है, ये आपकी शक्तियां हैं। इसका मतलब है पहला पॉइंट कि भैया यहां पर 100% कैसा संविधान मिलता है, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, संघीय सरकार की विशेषता है कि संविधान कैसा मिलेगा, लिखित संविधान मिलेगा, ठीक है ना, लिखित संविधान मिलेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा साथी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान आपको मिलेगा संघीय सरकार के अंदर। कैसा? लिखित संविधान, जिसमें शक्तियों का, अधिकारों का, कर्तव्यों का स्पष्ट बंटवारा होगा। शक्तियों का, शक्ति यानी कि पार्स, कर्तव्यों, कर्तव्यों तथा अधिकारों का, तथा अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा, तथा अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा, तथा अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा, क्लियर बंटवारा होगा कि भाई किसकी क्या शक्तियां हैं, किसके क्या अधिकार हैं, ठीक है ना, केंद्र के क्या पावर हैं, राज्यों की क्या पावर है, क्योंकि दो तरह की सरकारें यहां बनी होती हैं, तो दोनों के बीच स्पष्ट बंटवारा होगा, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अमित यादव जी बोल दिया ना, जब मैं बीच में किसी दिन एक आध बैच से खाली हो जाऊंगा तो उसमें मूल विधि स्टार्ट कर दूंगा, अभी तो यही चलेगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? एक एक टर्म ध्यान से देखना। अभी मैंने एक शब्द बोला था, अभी मैंने एक शब्द बोला था, अगर चीजें लिखित हो गई, अगर दादाजी जीते जी वसीयत लिख जाते, अगर दादाजी जीते जी वसीयत लिख जाते, तो क्या चाचा ताऊ में लड़ाइयां होती, जमीनी विवाद होते? नहीं होते। यानी कि लिखित वाली चीज माननी ही पड़ती है, जो चीज रिटन में हो गई वो फॉलो करनी ही पड़ती है, उसे मानने से कोई मना नहीं कर सकता है। सर मूल विधि किसे कहते हैं, ये क्या है मूल विधि?
है या कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो संविधान चल रहा है, पहली क्लास में ही बताया था आपको, पहली क्लास में ही बताया था, मैंने कहा था संविधान अभी पढ़ेंगे, मूल विधि बीच में जब मैं किसी बैच में से खाली हूँगा, अभी मैं फुल हूँ, सुबह से शाम तक कोई क्लास मेरी खाली होती है उसमें मूल विधि स्टार्ट करूंगा। अभी हम संविधान की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। मूल विधि का मतलब है जिसमें आपके दंडनीय कानून है, दंडनीय पनिशेबल एक्ट, उनकी बात होगी। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई लिखित में चीज हो गई तो कोई मानने से मना नहीं कर सकता, यानी इन नियमों को आपको पालन करना ही करना है। इसका मतलब है नियम बोले तो संविधान, और संविधान की क्या होगी? सर्वोच्चता। जो आपकी संघीय व्यवस्था होती है उसमें कौन सर्वोच्च होता है? संविधान। याद रखना, संविधान की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है मेरे बाबू, क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आया? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इसे मानने से मना नहीं कर सकता। अगर दादाजी लिखित में चले गए तो, लिखित में रख के चले गए तो कोई मानने से मना नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि क्या कह सकते हैं? हाँ, आप ये लिख सकते हो कि भाई संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, जो लिखा है उसे मानने से, उसे मानने से इनकार नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये लाइन केवल। संविधान में जो लिखा है उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। आया समझ में? ठीक है, उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? क्लियर है मेरे सभी भाइयों को? हाँ, बहुत बढ़िया सर। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हाँ रागिनी देवी जी, एक ही साथ चलते हैं संविधान और ये राज व्यवस्था, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एक ही साथ चलते हैं, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथियों, तीसरी बात, कितनी तरह की सरकारें बनाई हैं संविधान ने? यहां पर सर 2 तरह की सरकारें बनाई हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली, या आप इसे ये भी कह सकते हो दोहरी राज व्यवस्था, दोहरी राज पद्धति, दोहरी शासन प्रणाली या सरकार प्रणाली, दोहरी शासन या सरकार प्रणाली, या आप इसे ये भी कह सकते हो दोहरी राज पद्धति, दोहरी राज पद्धति, दोहरी राज पद्धति भी आप इसे कह सकते हो। क्या भी कह सकते हो? दोहरी राज पद्धति, दोहरी राज पद्धति भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। दोहरी राज पद्धति, इंग्लिश में बोलेंगे डुअल सिस्टम ऑफ रूल, डुअल सिस्टम ऑफ रूल, डुअल सिस्टम ऑफ रूल। सर दोहरी शासन प्रणाली का मतलब क्या है? तो बच्चे इतना सा ही है कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों को किसने बनाया? संविधान ने बनाया। दोनों को शक्तियां भी किसने दी हैं? संविधान ने दी हैं, ठीक है ना। लिखे देता हूं मैं इस पॉइंट को, जिससे कि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहें कि भाई जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, 2 तरह की सरकारें बनी है ना, 2 तरह की। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों को, क्षेत्रीय सरकारों को संविधान ने बनाया, संविधान ने बनाया, संविधान ने बनाया। भाई दोनों गवर्नमेंट बनाई किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तथा दोनों को शक्तियां भी किसने दी हैं? दोनों को पावर्स भी किसने दी हैं? दोनों को शक्तियां कि संघ सूची पर कानून आप बनाओगे, राज्य सूची पर कानून आप बनाओगे। दोनों को शक्तियां किसने दी हैं?
दोनों को शक्तियां भी सर संविधान ने दी हैं। किसने दी है बाबू? संविधान ने दी हैं। ठीक है, दोनों को शक्तियां भी किसने दी हैं? संविधान ने दी हैं। जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। ठीक, सरकार के भी शक्ति का बंटवारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये साथियों तीनों पॉइंट एकदम से क्रिस्टल क्लियर होंगे, एकदम से देख लीजिए, एकदम से मैं साइड हूं। ठीक है, क्लियर। अब इसी बात से शक्तियां जो हैं वो संविधान ने दी हैं, तो मैंने कहा दोनों के बीच में शक्तियां कैसी हैं? स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। तो शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अपनाया है यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत यहां पर आपको दिखाई देता है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे साथियों जो आपकी दोनों गवर्नमेंट हैं उनके बीच शक्तियों का क्या है? स्पष्ट विभाजन। दोनों के बीच शक्तियों का क्या है? स्पष्ट विभाजन। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है भाई, शक्तियों का क्या है? स्पष्ट विभाजन है मेरे बच्चे, क्लियर डिवीजन है। ये लाइन तो नीचे वाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अब मेरे साथियों यहां तक की बातें क्लियर हैं। मैं इस टर्म से क्वेश्चन देता हूं आपको, और पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं। क्योंकि मैंने कहा था एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 3 गलत 1 सही। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको सारे सही दिखेंगे और आपको वो चूज करना है जो ज्यादा सही है, वो चूज करना है जो ज्यादा सही है। जैसे कुछ प्रश्न लिखता हूं, गौर फरमाना। एक क्वेश्चन है, जैसे संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हिंदी में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी में क्वेश्चन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार से थम्स अप करो, क्योंकि डबल में लिखूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा बाबू। बाकी मैं बता दूंगा आपको। संघीय आप जानते हैं कि ये जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, शासन प्रणाली जानते हैं, गवर्नमेंट की बात है। और शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, हिंदी में लिख देता हूं। चलिए, तो मैंने कहा संघीय शासन प्रणाली में संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत का अर्थ क्या है? शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत का विभाजन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ठीक है, अर्थ क्या है? तो मैंने कहा 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 4 ऑप्शन। जैसे पहला, नामित आप जानते हैं, नामित का मतलब होता है नाम मात्र। ठीक है ना? नामित व वास्तविक कार्यपालिका के बीच नामित व वास्तविक कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। बड़े ध्यान से आंसर करना। देखते हैं, आपकी ये परीक्षा है, जितना आप पढ़े हैं, कितना आपका दिमाग खुला है, मैं देखना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी है बच्चे कि भाई संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के बीच, और राज्य कार्यपालिका के बीच, और राज्य कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, राज्य कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन सी, सी है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बीच, के बीच शक्तियों का बंटवारा, के बीच शक्तियों का बंटवारा। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन है, चार ये ABCD। अब देखो मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है A एंड D, ऑप्शन बी कह रहा है दो ऑप्शन कह रहा है केवल सी, तीन ऑप्शन कह रहा है केवल डी, चार ऑप्शन कह रहा है ए सी डी। बताओ 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 जल्दी। पहला कह रहा है नाम मात्र यानी कि सिंबॉलिक, वास्तविक यानी कि रियल, एग्जीक्यूटिव जो होती है इनके बीच शक्तियों का बंटवारा। संघीय कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिका, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा। सी कह रहा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, RPWD एक्ट, ये PWD एक्ट हम यहाँ नहीं देखते उमेश। ठीक है, हम केवल दंडनीय कानून की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, इनकी बातें हम मूल विधि में भी नहीं करेंगे। ठीक, और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बताइए मेरे बाबू क्या होगा, जल्दी से देखें आपका कितना दिमाग चलता है, कितना दिमाग चलता है। सर डी ऑप्शन इज राइट। डी तो ऑप्शन है ही नहीं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 इनमें से बताएं, 1 2 3 4 ऑप्शन है, इनमें से बताएं कौन सा करेक्ट होगा। भाई 1 2 3 4 बोलिए, ABCD मत बोलिए, इधर से देख के बोलिए। देखो ये है ऑप्शन 1 2 3 4। 4 रुखसर जी कह रही हैं, और टोनी कह रहे हैं 4, रोहित कह रहे हैं 1, रवि 3, रवि भाई अमित यादव 3, रागिनी देवी 3, रवि 3। मेरे बाबू सुनना और ध्यान लगा के सुनना। जो लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं पहले मैं उनको पकड़ लूं। ऑप्शन ए में मेरे साथियों ये ऑप्शन 1 नंबर जो है इनमें ए आ गया, और ए का मतलब है नामित और वास्तविक कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। बच्चे अपने नोट्सों को खोलो, अपने नोट्सों को खोलो। ये संसदीय सरकार होता था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता था। ये तो संसदीय सरकार में पढ़ा था हमने, ये तो संसदीय सरकार में पढ़ा था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पढ़ा था। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। क्वेश्चन आया है संघीय सरकार, क्वेश्चन आया है संघीय सरकार, आप आंसर कर रहे हो संसदीय सरकार, गलत हो जाएगा। ये संसदीय सरकार की विशेषता थी कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग थी। ठीक है, ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये तो वैसे भी गलत हो गया। संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये थोड़ा ठीक बैठ रहा है, ये 50% सही है आंसर, ये 50% सही है। कैसे सही है कि सर केंद्र के लिए केंद्रीय विधायिका होती है,
केंद्रीय विधायिका होती है, ठीक है, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और राज्य में कानून चलाती है राज्य विधायिका, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मेरे बाबू सॉरी विधायिका लिख दिया हमने, कार्यपालिका। केंद्र में जो कानून चलाती है वो केंद्रीय कार्यपालिका, और राज्य में कानून चलाती है राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं, कानून बनाता कौन है, कानून बनाता कौन है? हमने यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन किया है, हमने यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन किया है वो कानून बनाने में किया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट की संघ सूची पे कानून बनाएगी संघीय विधायिका, और राज्य सूची पे कानून बनाएगी राज्य विधायिका। तो कानून बनाने पे बंटवारा हुआ है, कानून बनाने पे, और बनाती है विधायिका। ऑप्शन में है कार्यपालिका, ऑप्शन में है कार्यपालिका, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बीच में बंटवारा, ये तो मेरे साथी अध्यक्षात्मक सरकार में था, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, ये तो अध्यक्षात्मक सरकार में होता था, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में होता था। मैंने आपसे कहा था कि विधायिका बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका बिल्कुल अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, विधायिका बिल्कुल अलग, कार्यपालिका बिल्कुल अलग, न्यायपालिका बिल्कुल अलग। ये तो अध्यक्षात्मक में था बाबू। सीधा सीधा ऑप्शन छापा है मैंने, सीधा सीधा ऑप्शन छापा है, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। बताओ, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो खोपड़िया के तार हिलते हैं, और ऐसे करके संविधान के जब प्रश्न 20-25 सवाल आपको दे दिए जाएं तो क्या होगा? इसीलिए तार हिलते हैं। जीएस जो कहता है ना, जीएस जो कहते हैं बहुत ईजी है, क्या होता है, झटपट हो जाता है। ये एसएससी और कांस्टेबल वालों को ऐसे क्वेश्चन दिखा दिए ना, भगवान कसम रोज आएंगे, वो रोज आएंगे। वो ये कहेंगे ये किस चिड़िया का पंख है, ये सारे पंख एक से लग रहे हैं, यहाँ तो चिड़िया ही दिक्कत में आ जाएगी। चंद्र भाई बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना था बहुत अच्छे, लेकिन जिन्होंने नहीं चुना था थोड़ा दिमाग को गौर करिए। मैंने फिर कह रहा हूं, एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आएंगे, आपको सब सही लिखेंगे, सारे सही दिखेंगे, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, ठीक है ना। लेकिन आपको वो चूज करना है, जब एक ऑप्शन चूज करना होगा जो ज्यादा सही हो, जो ज्यादा सही हो। क्लियर? डन है तो थम्स अप कीजिए, डन है तो थम्स अप कीजिए, फटाफट से थम्स अप कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक की बातों में किसी भी भाई को कोई समस्या हो? ठीक है, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं? संविधान समझ में आ रहा है? राज व्यवस्था समझ में आ रही है कि नहीं? चीजें कुछ नई सीखने को मिल रही हैं? आप में से बहुत से भाई मैं जानता हूं पहले पढ़े हुए होंगे, ठीक है, बहुत से भाई पहले जब से पढ़े हुए होंगे। और मेरे बाबू मैं आपको पहले ही बताऊं, हो सकता है मेरे शब्द आपको अटपटे लग रहे हो। अटपटे, अटपटे का रीजन ये है क्योंकि मैं जो हूं मैं आप ही की तरह हूं। मेरा कोई भी जीएस में कोई भी टीचर या गुरु नहीं है, कोई भी टीचर या गुरु नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं किसी से कभी जीएस नहीं पढ़ा, मैं कभी किसी से जीएस नहीं पढ़ा, इसलिए मेरी शब्दावली औरों से विभिन्न हो सकती है, ठीक है ना। मेरी शब्दावली औरों से अलग हो सकती है। बस ये किताबों को छान छून करके, व्यवस्थाओं में पढ़ के, घर की जिम्मेदारियों में पढ़ के कब जीएस पढ़ाना मैं लग गया पता ही नहीं चला। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूं, बीटेक किया हुआ हूं सिविल इंजीनियरिंग से। और आप सोच सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैथ साइंस का स्टूडेंट आज एक जीएस टीचर है, ठीक। वो व्यवस्थाओं में पढ़ के कुछ घर की परेशानियां, कुछ घर की जिम्मेदारियां ऐसी हुई कि मेरे साथियों में कब जीएस पढ़ाने लग गया मुझे खुद पता नहीं चला, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों की वजह से हो सकता है मेरी शब्दावली अलग हो सकता है मैं औरों की तरह ना समझा पाता हूं, लेकिन मेरे साथियों कोशिश पूरी करता हूं, कोशिश पूरी करता हूं। और मैंने कभी किसी से जीएस वीएस ना पढ़ी भाई, किताबों की देन है, जो कुछ है माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जो मैं आज थोड़ा बहुत पढ़ा पाता हूं, ठीक है। बताइए, बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको भी सीख देती हैं कि साथियों, आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि
जीएस नहीं पढ़ पाते हैं, जीएस कैसे याद करें, बच्चा अंदर आग लगाइए। जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है ना माता पिता की, घर की, भाई बहन की, तब सारी की सारी लड़ाइयों से लड़ने की ताकत आ जाती है। वही घटनाएं कुछ हमारे साथ भी हुई, ठीक है ना, वही इंसिडेंट से आगे बढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक। कुछ घर का लोड, कुछ घर की परेशानियां, आर्थिक रूप से कमजोरी, सारी चीजें। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेहनत करो, रिवीजन करो, बस रिवीजन करते रहना, बाकी मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा संविधान मूल विधि में, ये वादा है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रखूंगा। संडे को जो आपका मंडे ट्यूसडे मैंने खराब किया है, भले मेरी तबीयत खराब थी, पर मैं इसे अपनी गलती मानता हूं, मैंने खराब किया है। मैं उस संडे को 2 से ढाई घंटे की आपकी क्लास लगाऊंगा, 2 से ढाई घंटे की, परेशान ना होइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।